नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे बाल विकास बीएलएड के लिए। तो आज हमारा टॉपिक है आनुवांशिकता एवं वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो आइए समझते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या होती है, तो इसको परिभाषा समझते हैं कि अनुवांशिकता एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले सभी गुणों को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। तो एक जो बच्चा होता है उसको अपने माता पिता से विरासत में जो भी गुण मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, विरासत में मिले सभी गुणों को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। कि एक बच्चा जो अपने माता पिता से जब जन्म लेता है तो अपने माता पिता से जो भी गुण वो अपने क्या कहते हैं, गुण आते हैं उसके अंदर, उनको क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। आगे समझते हैं थोड़ा इसको और, कि ये क्या होती है, फिक्स्ड होती है, मतलब स्टैटिक है। ठीक है, क्या है, फिक्स्ड है एक तरह से। आगे समझते हैं इसको कि अनुवांशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास का आधार प्रदान करती है। जो मानव का व्यक्तित्व होता है उसका क्या करती है, आधार प्रदान करती है उसको। आगे समझते हैं, अनुवांशिकता वह है जो एक व्यक्ति के साथ पैदा होती है, जैसे आंखों का रंग, उसकी बॉडी टाइप, जो बॉडी शेप है उसकी वो किस तरह की, उसको क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। कि अनुवांशिकता क्या वह है जो एक व्यक्ति के साथ पैदा होती है। जैसे उसकी आंखों का रंग होगा वो उसके मम्मी पापा के जैसे होगा, ठीक है। ऐसे बालों का रंग होगा वो भी उन्हीं तरह। तो ये क्या सब अनुवांशिकता है, जो भी ये लक्षण इस तरह के दिखाई देते हो उनको क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। आगे समझते हैं इसको कि गर्भाधान के समय नर और मादा जनन कोशिकाओं के मिलन से डिंब का निषेचन होता है। जब स्पर्म और ओवम मिलेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचित जो अंडा होता है, निषेचित फर्टिलाइजेशन हो तो उसको क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं युग्मनज कहते हैं। युग्मनज के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो थोड़ी इसको आपको मैं समझा देता हूँ कि जो व्यक्ति होता है या जो मनुष्य होता है उसके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। पेयर की बात करें तो 23 क्या होते हैं, पेयर होते हैं। महिला की बात करें तो महिला में कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, तो महिला में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और जबकि पुरुष की बात करें तो पुरुष में क्या होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो 22 पेड़ जो होते हैं, कि महिला में और पुरुष में जो 22 जोड़े होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो एक जैसे होंगे, सेम होंगे, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। और जबकि एक जोड़ा बच जाता है 23rd वाला, तो वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जो क्या करता है, लिंग निर्धारण करता है, लड़की होगा या लड़का होगा। जैसे फादर में क्या है, जैसे ये फादर है, इनमें क्या है, एक्स वाई है, और मदर है, इनमें क्या है, एक्स एक्स है। तो फादर के एक्स ये हो गया, और मदर के एक्स, जब फादर का एक्स मिलेगा मदर का एक्स मिलेगा तो क्या होती है, लड़की होती है। जब फादर का वाई और मदर का एक्स मिलता है तो क्या बनता है, एक्स वाई बनता है, तब क्या होता है, लड़का होता है। ऐसे ही आगे समझते हैं कि जब एक्स एक्स होगा तब लड़की होगी, जब एक्स वाई होगा तो क्या होगा, लड़का होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि जैसे बीएलएड में, तो बीएलएड में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको समझते हैं कि बाल विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको क्या होगा, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के बारे में लिख के आना है। जैसे वंशानुक्रम एवं वातावरण, तो इसको समझते हैं आगे कि बाल विकास के अध्ययन में वंशानुक्रम एवं वातावरण को समझना बहुत आवश्यक है। क्या है कि बाल विकास के अध्ययन में वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को समझना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। इनके अध्ययन से ही पता चलता है कि ये कारक बाल विकास को किस तरह से प्रभावित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रभावित करता है, यहाँ पर हम वंशानुक्रम तथा वातावरण का पृथक पृथक विस्तृत अध्ययन निम्नलिखित प्रकार करेंगे। जैसे मैंने वंशानुक्रम में आपको थोड़ा सा समझाया था, अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, जो आपको अपने पेपर में लिख के आना है। जैसे बाल विकास के संदर्भ में, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, नहीं ब्लैक ही हो जाएगा, ये रेड कलर कर लिया, ठीक है। कि बाल विकास के संदर्भ में वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी का अभिप्राय है कि जैसे जैसे माता पिता हैं वैसे ही उनकी क्या होगी, संतान होगी।
इसके विपरीत माता पिता बुद्धिमान एवं स्वस्थ हैं, बुद्धिमान एवं स्वस्थ हैं, तो संतान भी बुद्धिमान एवं स्वस्थ होनी चाहिए, संतान बुद्धिमान एवं स्वस्थ होनी चाहिए। परंतु इसके अपवाद स्वरूप, परंतु इसके अपवाद स्वरूप बुद्धिमान माता पिता की मंद बुद्धि संतान भी होती है। आपने देखा होगा जैसे कि आपके जैसे माता पिता बुद्धिमान है तो उनके बच्चे भी क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। लेकिन आपने ऐसा भी देखा होगा कि माता पिता बुद्धिमान है तो उनके बच्चे इतने बुद्धिमान नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। और मंद बुद्धि माता पिता की बुद्धिमान संतान भी होती है। तो आपने ये भी देखा होगा कि इसके माता पिता होते हैं कम बुद्धि होती है, लेकिन उनके बच्चे क्या होते हैं, अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये इस बात को कह रहे हैं। ये प्रश्न अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है और वंशानुक्रम पर विचार करने हेतु विवश करता है। जैसे आगे बढ़ते हैं कि अनेक विद्वानों ने वंशानुक्रम की अपने अपने तरीके से परिभाषाएं दी हैं। इनमें से कुछ मुख्य परिभाषाओं का विवरण निम्नलिखित है। जैसे जो पूरे वंशानुक्रम हेरिडिटी क्या होती है, वो चीज मैंने आपकी पहली स्लाइड में बता दी, वो चीज आप अच्छे समझ गए होंगे। लेकिन अब आपको किताब में किस तरह से लिख के आना है, उस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आ जाता है लिखने को तो इस तरह से आपको लिख के आना है। जैसे हम बात करते हैं परिभाषा, तो वुडवर्थ है, वुडवर्थ ने परिभाषा दी है वुडवर्थ के अनुसार कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं, वंशानुक्रम में क्या होती है, वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, बच्चा जब अपनी माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 महीने पूर्व व्यक्ति में उपस्थित होती हैं। मतलब ये कहना है कि जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, तब भी वो क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। आगे हम समझते हैं दूसरी परिभाषा बीएन जहां कहते हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का क्या है, पूर्ण योग है। आगे बढ़ते हैं। डगलस है, डगलस क्या कह रहे हैं कि डगलस एवं हॉलैंड ये क्या कह रहे हैं, इनको समझते हैं। डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी शारीरिक बनावटी, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको वह अपने माता पिता कौमा अन्य पूर्वजों या प्रजाति से क्या करता है, प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं हम। पीटरसन है, इनके अनुसार देख रहे हैं ये क्या कह रहे हैं। पीटरसन के अनुसार वंशानुक्रम की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है वह क्या है, वंशानुक्रम है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो बालक है वो अपने माता पिता के माध्यम से जो पूर्वज हैं उनके पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है वो सब क्या है, वंशानुक्रम। आगे समझते हैं इसको कि सरल शब्दों में कहा जाए तो हमारे पूर्वजों के शारीरिक एवं मानसिक तत्व जो हमारी ये कट गया तो जो हमारे विरासत में प्राप्त होते हैं बालक में कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। जन्मजात शक्तियां होती हैं जैसे प्रयोजन शक्ति, संचय शक्ति, आगे विचार शक्ति इत्यादि। उचित वातावरण द्वारा ही इन शक्तियों का विकास होता है। ये शक्तियां बालक के विकास हेतु आवश्यक होती हैं। किंतु इन शक्तियों का आदि स्रोत जो सोर्स होता है वो क्या है, हमें इसको समझने के लिए वंशानुक्रम के तंत्र को विस्तार से समझना होगा। ठीक है, जैसे ये अभी ये लिखा है जितना भी है इसके नीचे का, ठीक है ये, तो ये क्या है, इसको आप खुद पढ़ लेना। मैंने जो समझाना था अपनी जो इससे पहले स्लाइड थी उसमें मैंने समझा दिया था कि कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने ऑटोसोम्स है, वो सब सारी बातें बता दी, वही सब चीजें इसमें हैं। तो ये आप पढ़ लेना और आगे समझ, ठीक है आगे पढ़ लेना। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसको फिर से समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे अब हम बात करते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत की बात करते हैं। तो वंशानुक्रम के क्या है, कुछ सिद्धांत हैं, इनको समझते हैं। मेन प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, तो इसमें क्या है कि वंशानुक्रम हेरिडिटी एक अत्यंत गूढ़ रहस्य अपने आप में है। मनोवैज्ञानिकों एवं जीव वैज्ञानिकों, ठीक है,
के लिए अधिक रोचक एवं रहस्यमय विषय रहा है। इसके सूक्ष्म गहन अध्ययन ने कई रोचक तथ्य प्रस्तुत किए हैं। वंशानुक्रम की जटिलताओं को समझने के लिए उसके सिद्धांतों की विवेचना की गई है। तो इसके सिद्धांत को समझते हैं। जैसे जो सबसे मेन सिद्धांत है वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे इसमें सिद्धांत दे रखे हैं कि बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, आगे है सेकंड समानता का सिद्धांत, थर्ड है विभिन्नता का सिद्धांत, प्रत्यगमन का सिद्धांत, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत और मेंडल का सिद्धांत। तो जरूरी सिद्धांत है, केवल उनको ही डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पर, बाकी आप लोग पढ़ लेना। समझते हैं आगे। जैसे मैं यहाँ पर सेकंड सिद्धांत को डिस्कस करूंगा सबसे पहले, ठीक है। समानता का सिद्धांत, लॉ ऑफ रिजम्बलेंस। क्या होता है कि समानता का सिद्धांत, समानता के सिद्धांत के नियम अथवा सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। तो समानता का सिद्धांत ये बताता है कि जैसे उनके माता पिता होंगे वैसे क्या होगी, उनकी संतान होगी। जैसे लैक टेंस ऑफ बिगेट लाइक, ठीक है। इस सिद्धांत के बारे में सोरेनसन ने अपना स्पष्टीकरण करते हुए लिखते हैं कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे कैसे होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं। कैसे होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं। मतलब समानता का सिद्धांत का साफ साफ मतलब ये हो गया कि जैसे उनके माता पिता वैसे उनके बच्चे। आगे हम बढ़ते हैं, आगे समझते हैं विभिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता के सिद्धांत में हम पढ़ते हैं कि विभिन्नता का सिद्धांत क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएशन। कि इस नियम या सिद्धांत के अंतर्गत बालक अपने माता पिता के समान पूरी तरह न होकर उनसे कुछ भिन्नता लिए हुए होते हैं। मतलब विभिन्नता का सिद्धांत ये कह रहा है कि इस नियम सिद्धांत के अनुसार कि बालक अपने माता पिता के समान पूरी तरह ना होकर उनसे क्या होता है, कुछ विभिन्न भिन्नता लिए होता है। इसी प्रकार एक ही माता पिता के सभी बालक परस्पर समान नहीं होते तथा वे बुद्धि, रंग तथा स्वभाव से एक बच्चे एक दूसरे से पूरी तरह अलग अलग होते हैं। मतलब ये कह रहा है कि एक ही माता पिता के बच्चे जो होते हैं परस्पर समान नहीं होते हैं तथा वे बुद्धि जैसे दिमाग में भी अलग होंगे, रंग एवं तथा स्वभाव से एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी तो उन बच्चों में पर्याप्त असमानता शारीरिक व मानसिक विभिन्नता के रूप में पाई जाती है। तो समझ गए कि विभिन्नता का सिद्धांत ये कह रहा है कि जैसे माता पिता होंगे उनके बच्चे वैसे ना होकर कुछ क्या होते हैं, अलग होते हैं। आगे हम समझते हैं इस विभिन्नता का कारण बताते हुए सोरेनसन ने ये लिखा है, क्या लिखा है इसको समझते हैं कि विभिन्नता इस विभिन्नता का कारण माता पिता के उत्पादक कोषों की विशेषताएं हैं। उत्पादक कोषों में उत्पादक कोषों में अनेक पित्रैक होते हैं जो विभिन्न प्रकार से संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चों का निर्माण करते हैं। जैसे आगे समझते हैं कि विभिन्नता के सिद्धांत या नियम को प्रतिपादित करने वाले लैमार्क आपने सुना होगा, 10th में पढ़ा होगा शायद, कि डार्विन लैमार्क व डार्विन ने अपने द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोगों द्वारा विचारों के आधार पर विचारों के आधार पर अपना मत देते हुए उन्होंने ये बताया है कि उपयोग न करने वाले अवयव और विशेषताओं का लोप हो जाता है। कि ये बात कह रहे हैं कि आपके पास अगर कोई भी चीज है, अगर आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है। आगामी पीढ़ियों में आगामी जो पीढ़ियां हैं उनमें क्या होगा, उनका लोप हो जाएगा, वो चीजें आगे जाके दिखाई नहीं देंगी। नवीन उत्पत्ति, ठीक है, नवीन उत्पत्ति, म्यूटेशन एवं प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा वंशक्रमीय विशेषताओं का उदय होता है। इस तरह से विभिन्नता के सिद्धांत अथवा नियम इसको परिभाषित कर इसको स्पष्ट करते हैं, जिससे विभिन्नता के सिद्धांत का अर्थ समझ में आ जाता है।
आगे हम एक नियम को और समझते हैं। प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, तो प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है, इस बात को समझते हैं कि प्रत्यागमन का नियम अथवा सिद्धांत, प्रत्यागमन नियम से सिद्धांत ये जानने के लिए अध्ययन किया जाता है कि बालक में माता पिता के विपरीत गुण होते हैं। अब क्या होगा, इसमें माता पिता के बिल्कुल क्या होंगे, विपरीत गुण होते हैं। इन विपरीत गुणों के अर्थ को समझने के लिए प्रत्यागमन के नियम को प्रतिपादित किया गया है। इस बारे में सोरेनसन सोरेनसन क्या कहते हैं इस बारे में, इन्होंने लिखा है कि बहुत क्या है, बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि के माता पिता के बच्चों में कम निम्न कोटि होने की प्रवृत्ति ही प्रत्यागमन होती है। मतलब ये बात कह रहे हैं कि जो माता पिता होते हैं वो तो प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उनके बच्चे होते हैं उतने प्रतिभाशाली नहीं हो पाते हैं जितने कि उनके माता पिता होते हैं। या इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, बहुत निम्न कोटि के माता पिता के बच्चों में कम निम्न कोटि होने की प्रवृत्ति ही क्या है, प्रत्यागमन है। आगे समझते हैं कि प्रत्यागमन के नियम के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चे में अपने माता पिता के बिल्कुल विपरीत गुण पाए जाते हैं। ये विषय सोचने पर प्रेरित करता है कि ऐसा क्यों होता है। अब कहना है कि ऐसा होता क्यों, आखिर बात क्या है। इसका कारण हो सकता है, सब प्रश्नों का उत्तर प्रत्यागमन के नियम के समझने पर ये स्पष्ट होता है कि प्रकृति का ये नियम है कि विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों सामान्य गुणों का अधिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयत्न करती है। इस नियम के अनुसार बच्चा अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों को छोड़कर अपने माता पिता के क्या है माता पिता के विशिष्ट गुणों को छोड़कर सामान्य गुण ग्रहण करता है। इन सब कारणों से ये स्पष्ट होता है कि महान पुरुषों के पुत्र उनके समान महान सिद्ध नहीं हो सके। इसके प्रमुख दो कारण स्पष्ट होते हैं। मतलब ये कह रहे हैं, जिनके माता पिता तो बहुत ही महान बन गए, लेकिन उनके बच्चे उतने महान नहीं बन पाए जितने की उनके माता पिता महान थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, जैसे अमिताभ बच्चन को ले लो। अब अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं और बहुत ही महान व्यक्ति हैं, ठीक है, लेकिन अभिषेक बच्चन उतनी, मतलब समझो मेरी बात को, लेकिन अभिषेक बच्चन उतने महान नहीं हो पाए जितने की अमिताभ बच्चन है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, या उतने फेमस नहीं हो पाए जितने की अमिताभ बच्चन है। तो सबसे मेन एग्जाम्पल इसका ये है, ऐसे समझ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि माता पिता के पितृकों में से एक कम और एक अधिक शक्तिशाली होता है। इसका ये कारण हो सकता है कि माता पिता के पितृकों में से एक कम और एक अधिक शक्तिशाली होता है, इसलिए हो सकता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, माता पिता में उनके पूर्वजों में से किसी एक का पितृक अधिक शक्तिशाली होता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अब इसको समझते हैं कि इन्हीं कारणों के कारण ही स्पष्ट हो पाया कि बुद्धिमान माता पिता के मूर्ख संतान होती हैं तथा मूर्ख माता पिता के विद्वान संतान होती हैं। ये सब विभिन्नताएं पितृ गुणों के कमजोर एवं शक्तिशाली होने से ही परिलक्षित होती हैं। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। इसके आगे का अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।